Hello students, welcome to my channel Learn Here Class 8th. Today we are going to start the first chapter of Science, Crop Production and Management. So without any delay, let's begin. So first paragraph is Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plough, etc. in the field. आपको दो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं पहेली एंड बूजो जो अपने अंकल के घर गए थे समर वेकेशन में। जो उनके अंकल थे वो एक फार्मर थे, एक किसान थे। एक दिन उन्होंने देखा कि बहुत सारे टूल्स लाइक खुरपी, सिक्कल, शॉवल एंड प्लो फील्ड में उन्होंने देखा। तो यहाँ पे बूजो पूछता है कि मुझे जानना है कि ये टूल्स कहाँ क्या क्या है और इनका क्या यूज़ होता है। सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ये आप पढ़ चुके हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो पौधे हैं वो अपने खाना खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आपको याद है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने खाना कैसे बना पाते हैं? हाँ, हमको याद है। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ह्यूमंस को मिला के सारे एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स को अपना फूड कहाँ से मिलता है, अपना खाना कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले अपन को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। फूड अपन को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू गेट एनर्जी। अब ये कह रहा है, आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो अपन को खाने से एनर्जी मिलती है वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनको उनकी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। ह्यूमन बींग्स को अपना खाना प्लांट से, एनिमल से और दोनों से मिल सकता है। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in a country? मतलब अपन को सबको खाने की आवश्यकता है, नीड है, तो इतना सारे लोगों की कंट्री में कैसे हम हर जने को खाना पहुंचा सकते हैं? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसका आंसर पहले देती है कि इसका आंसर है कि फूड को एक बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस होना होगा। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. बहुत बड़ी पॉपुलेशन को खाना पहुंचाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, रोजाना खाना बनना, प्रॉपर मैनेजमेंट, उनकी अच्छी से देख रेख करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। और जो उनकी बांटना वाली एक स्टेप होती है वो बहुत नेसेसरी है। अब अपना टॉपिक है 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो यस, till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering groups from place to place in search of food and shelter. ये आपको एक टाइम पीरियड गिवन है। उस टाइम पे जो लोग थे वो कैसे थे? नोमैडिक थे, नोमैड्स थे। दे वर वंडरिंग, वो जो थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भटकते थे, वंडर करते थे काई के लिए? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। They ate raw fruits, vegetables and started hunting animals for food. वो कच्चा खाना, सब्जियां खाते थे और उसके बाद उन्होंने जानवरों को मार के खाने की अपनी ज़रूरत पूरी करी। Later they could cultivate land and produce rice, wheat and the other food crops. Thus was born agriculture. इसके बाद उन्होंने लैंड पे कल्टीवेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने राइस उगाया, चावल, फिर वीट, गेहूँ और फिर बहुत सारी फूड क्रॉप्स। उसके बाद क्या हुआ? एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Underline this definition, it is very important. What is crop? जब एक ही टाइप के प्लांट्स एक ही जगह पे बहुत बड़े स्केल पे ग्रो होते हैं उसे क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर जो वीट है वो एक बहुत बड़े स्केल पे ग्रो होगा एक ही जगह पे, केवल वीट, तो वो वीट की क्रॉप कहलाएगी। ये ऑलरेडी नॉट, आप ये पहले से जानते हैं कि जो क्रॉप्स होती है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। These can be classified on the basis of the season in which they grow. ये है जो क्लासिफिकेशन हो सकता है इनका, किसके बेसिस पे हो सकता है? सीजन के बेसिस पे। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है।
The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. और जो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस है लाइक उनका बात टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उमस, रेनफॉल, बारिश वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में बहुत अलग भिन्न होती है अकॉर्डिंगली. जबकि देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जबकि एक बहुत रिच वेराइटी होती है, बहुत सारी वेराइटीज़ होती है किसकी, क्रॉप्स की. डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. इसके जैसे बहुत बड़े कैटेगरीज हैं क्रॉप्स की, वो हमने पहचान ली है, जो कि है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. लेट मी टेल यू. ओके, तो जो खरीफ क्रॉप होती है वो कौन सी क्रॉप होती है, जो विंटर रेनी सीजन में ग्रो होती है. और जो रबी क्रॉप होती है वो कौन सी क्रॉप होती है, जो विंटर सीजन में ग्रो होती है. मतलब जो खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन में ग्रो होती है और जो रबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में ग्रो होती है. अब इसको याद करने का तरीका ये है कि आर से रबी तो आर से रेनी नहीं होगा, लेकिन जिसके बीच में आर आ रहा है ना उसकी स्टार्टिंग आर से होगी, मतलब आर रेनी. इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अब रेनी सीजन इंडिया में कब कब आता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. एंड रबी विंटर सीजन कब आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ये लगभग विंटर सीजन का ही टाइम होता है. अब इसके आपको बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. तो अपन ने पढ़ा कि खरीफ क्रॉप क्या होती है और रबी क्रॉप क्या होती है. खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो होती है और रबी क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो होती है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का. Okay, so the crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India are generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut and cotton are kharif crops. अभी मैंने आपको बताया जैसे कि जो खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन में ग्रो होती है और उनका कौन कौन से मंथ होते हैं और ये आपको एग्जांपल्स गिवन हैं. रबी क्रॉप मैंने आपको बताया द क्रॉप्स विच grown in the winter season October to March are called rabi crops. Example of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. ये आपको एग्जाम्पल्स गिवन है और जो क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होती है वो रबी क्रॉप्स कहलाती है. Besides these pulses and vegetables are grown during summer at many places. और जो दाल और सब्जियां हैं वो बहुत सारी जगह पे समर्स में ग्रो होती है. ओके, अब है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. अब अपन ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में पढ़ लिया, अपन ने क्रॉप्स पढ़ लिया और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ लिया. अब अपन पढ़ेंगे क्रॉप ग्रो करने की जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती है वो क्या क्या होती है. अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ. अब ये है जो वीट है वो रबी सीज़न में ग्रो होती है और जो पैडी है वो खरीफ सीज़न में ग्रो होती है. अब अगर अपन पैडी को रबी सीज़न में ग्रो कर देंगे तो क्या वो ग्रो होगी, नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, क्योंकि पैडी खरीफ सीजन में ग्रो क्यों हो रही है, क्योंकि उसको मतलब उसको पानी की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है ग्रो होने के लिए. इसलिए अगर उसको कम पानी मिलेगा तो वो ग्रो नहीं होगी. वैसे ही अगर वीट को हम खरीफ सीजन में ग्रो कर दें तो क्या वो ग्रो होगी, नहीं. वो ग्रो क्यों नहीं होगी, क्योंकि वीट को कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. अब उसको अपन एक्सेस में वाटर दे देंगे तो क्या वो ग्रो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी. ओके, तो आपको जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसको भी बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा. इसके भी 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में. ओके, सो let's begin on chapter again. Why paddy cannot be grown in the winter season? Paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. यह मैंने आपको बता ही दिया. ओके, अब आता है cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. क्रॉप्स की कल्टिवेशन में बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जो फार्मर्स करते हैं. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. ये आप जानते ही होंगे आप में से बहुत कोई, क्योंकि अगर आप में कोई गार्डनर हैं या आप अपने हाउस में ही प्लांट्स उगाते हैं तो दीज एक्टिविटीज़ आर टास्क ये एक्टिविटीज़ को भी कह सकते हैं और टास्क भी कह सकते हैं. आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. और जो भी ये प्रैक्टिसेस काम आती हैं उनको किस नाम से कहा गया है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. और ये आपको नीचे दी हुई है. दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, और इसको आपको अच्छे से लर्न करना है और बिल्कुल लाइन वाइज लर्न करना है. एकदम लाइन वाइज आपको लर्न होनी चाहिए, उल्टे सीधे ये नहीं होंगे.
जिसमें ये है सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल को रेडी किया जाता है, उसके बाद सोइंग होती है, बीज बोए जाते हैं, उसके बाद इसमें मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड किया जाता है, उसके बाद इरिगेशन पानी दिया जाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, फिर इनको वीड्स से प्रोटेक्ट किया जाता है, फिर इनकी हार्वेस्टिंग होती है और फिर इनको स्टोर किया जाता है। अभी इसके बारे में अपन डिस्क्रिप्टिवली अपन अब आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, सो the preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. This loose soil allows the root to breathe easily when they go deep into the soil. Where the losing of soil allow the roots to breathe easily. तो सबसे पहला टॉपिक अपना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें है क्रॉप को ग्रो करने का सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर का कि सॉइल को लूज़ करना, सॉइल को तैयार करना, क्योंकि इससे ही जो सॉइल रूट्स है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से जो रूट्स है वो पेनिट्रेट हो पाती है सॉइल के अंदर, जो जो क्या करती है द लूज सॉइल। और लूज सॉइल क्या करती है, लूज सॉइल रूट्स को हेल्प करती है टू ब्रीथ इजीली डीप इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर भी। अब अपन से क्वेश्चन है कि लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउड द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। सॉइल के जो रूट्स हैं वो सॉइल मतलब लूज सॉइल जो है वो रूट्स को ईजिली ब्रीथ करने में कैसे हेल्प करती है। तो ये है the loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? अब जो लूज सॉइल है वो क्या करती है, कैसे अर्थवर्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कर देती है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, इनको कहा जाता है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, है ना। अब ये क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं और सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि सॉइल को टर्न और लूज होने की क्या नीड है। अब अपन ने पढ़ा अब अपन पढ़ेंगे यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर्स, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. अब ये बोल रहा है, अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में कि जो सॉइल है वो मिनरल कंटेन करता है, वाटर, हवा एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। इसके अलावा वो क्या कंटेन करता है, क्या अपने सॉइल के अंदर क्या होता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरे हुए पेड़ और पौधे और एनिमल्स, जो कि सॉइल ऑर्गेनिजम्स के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं। इन दिस वे, इसी कारण डेड ऑर्गेनिजम्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं और वो वापस प्लांट्स ले पाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ जबकि अब ये बोल रहा है कि जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, सबसे ऊपरी लेयर होती है सॉइल की, वही सपोर्ट प्लांट की ग्रोथ में सपोर्शन देती है, अपना सपोर्ट देती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। और सॉइल को टर्न और लूज़ करना ही सॉइल में न्यूट्रिएंट पैदा करता है और फिर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को कौन ले लेता है, प्लांट्स ले लेता है। दस जबकि तभी मतलब इसलिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। दस मतलब इसलिए सॉइल का लूज और टर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लविंग। इट इज़ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जस्ट अंडरलाइन इट। सॉइल का लूज़ और टर्न होने का जो प्रोसेस होता है उसे टिलिंग और प्लविंग कहते हैं। और ये किससे हो सकता है, बाय अ प्लव। अब प्लव जो है वो प्लव जो है किससे बना होता है, वुड से या फिर आयरन से। मतलब पुराने ज़माने में वो वुड से बना होता था और अब वो आयरन से बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लविंग, तो इसको पानी की आवश्यकता होगी, पानी की नीड होगी प्लविंग से। द प्लव्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। और जो प्लव्ड फील्ड है, जो बुनी हुई फील्ड है, उसमें बहुत सारे क्लम्प्स हो सकते हैं बड़े बड़े, जिनको अपन क्या कहते हैं, सॉइल क्रम्स कहते हैं।
इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी एसेंशियल है कि हम इन क्रम्स को तोड़ दें, क्योंकि लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। अपन आगे इरीगेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है फील्ड का लेवल होना। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। सॉइल की लेवलिंग किससे हो सकती है? लेवलर से। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। तब कुछ समय जो खाद है, मैन्योर है, वो पहले डाला जाता है, टिलिंग से पहले डाल दिया जाता है सॉइल में, ताकि उनकी जो मैन्योर का मिक्सिंग है, प्रोसेस है, वो अच्छे से हो पाए। द सॉइल इज़ मॉइस्टन्ड बिफोर सोइंग, और जो सॉइल है उसमें थोड़ा मॉइस्चर बना रहा है सोइंग से पहले। अब अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में। ये जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? वो जो अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने में जो नीड आते हैं, जिनसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो पाती है, उन्हें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। जो ये अपने जो एंशियंट जो टूल्स हैं उन पे ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब 1-2 क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन, तो इसलिए इनका मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ आपको। सो फर्स्ट है आपका प्लो का आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ये आपको मैं उससे समझाती हूँ। देखो, ये जो है ये एक प्लो है, ठीक है। इसको अपन ने एंशियंट टाइम में किससे यूज़ करते थे? 2 गाय या 2 भैंस के ऊपर लगा के, उनकी गर्दन के ऊपर लगा के, ओके। सो अब इसमें देखिए, इसमें आपको इस डायग्राम में तो समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं बताती हूँ। इसमें ये जो होता है ना, ये लंबी वाली डंडी, इसको क्या कहते हैं? प्लो शाफ्ट। क्या कहते हैं? प्लो शाफ्ट। और अब ये जो होता है ना, ये यहाँ ये डंडी एक अटैचमेंट है, लेकिन इसके बाद जो ये दे रखा है ना, ये जिससे ये हो रहा है यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? प्लो शेयर, ठीक है। और ये जो बीम है, बीम किसे कहते हैं? जो लकड़ी है ना, उसके इधर के जो हिस्सा है ना, इसको हम बीम कहते हैं, ओके। सो ये प्लो का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? प्लो शाफ्ट, क्योंकि इसी से ये अटैच होता है, ओके। ये प्लो शाफ्ट है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये है, ये वाली चीज़ वही है, ये जो चीज़ है ये वाली, वो ये प्लो शेयर है, ओके। अब ये आपको ये दे रखा है, देखिए, द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट। मतलब ये आप रीड करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं, बस ये आपको नॉलेज में होना चाहिए कि प्लो शाफ्ट किसे कहते हैं। लंबी जो लकड़ी होती है उसे प्लो शाफ्ट कहते हैं, जिससे टिलिंग डन की जाती है, हो जाती है, उसे प्लो शेयर कहते हैं। और जो साइड का होता है उसे बीम कहते हैं। इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब आता है आपके हो क्या होता है? इसका आपको शायद डायग्राम नहीं दे रखा है, तो ये मैं आपको रीड करके ही समझा देती हूँ। बल्कि ऐसा होता है कि डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। नहीं, हो आपको दे रखा है, ओके। सो ये अब ये हो ऐसा कुछ इस टाइप का होता है। ये भी उन्हीं एनिमल्स पे रख के काम लिया जाता है। ये भी देखिए, ये लिखा हुआ है, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। अब ये देखिए, ये आपको इसकी दे रखी है, इसमें क्या क्या होता है। अगर इसमें एनिमल के साथ भी होता तो आपको आज से समझ आता, बट हाँ, अब देखिए, ये जो है ना, ये हो किससे बना हुआ है? ये आयरन वाला हो है, शायद इसको वुड में भी बना सकते हैं। अभी जो देखिए, ये जो है, इससे अब ये क्या है? ये एक रॉड है। अभी इससे ये जो लाइक कुल्हाड़ी टाइप का जो शेप है ना, इसे क्या कहते हैं? बीम बेंट प्लेट कहते हैं। इससे ये शायद पकड़ते हैं, शायद नहीं, हाँ पकड़ते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ग्रिप। और जो इससे जुड़ी हुई चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? हैंडल। मतलब ये पकड़ने का होता है, इसीलिए इसको ग्रिप कहते हैं, और जिसे पकड़ते हैं उसे हैंडल कहते हैं। और बीम जो रॉड के ऊपर साइड में लगी हुई होती है उसे बीम कहते हैं, ओके। अब आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? नाउ डेज प्लविंग इज, आज के टाइम पे जो कल्टीवेशन है वो किससे हो जाता है? आज के टाइम पे प्लविंग जो है वो किससे हो जाती है? ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर से, जो कुछ इस टाइप की होती है। जो ट्रैक्टर है उसके पीछे इस टाइप का कुछ लगा हुआ होता है, इससे प्रॉपर प्लविंग होती है, अच्छी चलता जाता है, और ये सॉइल में भी ऐसे ऐसे चलती जाती है। तो ये जो सॉइल के जो गड्ढे हैं, क्रम्स हैं, ये दबते जाते हैं। अपन ने पढ़ा था क्रम्स क्या होते हैं? जो बिग सॉइल के जो वो होते हैं,
ये रहा बिग सॉइल के बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल के जो बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं उन्हें क्रम्स कहा जाता है। क्लम्प्स को क्लम्स कहा जाता है। ओके, और इस ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स की वजह से बहुत सारा टाइम और लेबर भी बचता है। ओके, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट इज सोइंग। सोइंग मतलब ये लिखा हुआ बोना। ओके, जस्ट राइट इट इफ यू डोंट नो इट। सोइंग क्या होती है? एक सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, क्योंकि अगर सोइंग ही नहीं करेंगे तो प्लांट्स कैसे ही आएंगे। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। जो सोइंग करने से पहले अच्छी क्वालिटी क्लीन और हेल्दी सीड्स को चूज़ किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई फील्ड। फार्मर्स उन सीड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो हाई यील्ड देते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स ये कैसे किया जा सकता है? अब आप देखिए, वन डे आई सॉ माय मदर पुट, ये पहेली कहती है, some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After few minutes some seeds started to float on top. I wonder why seeds float on water. अब इसका मैं आपको बताती हूँ। चलिए, अब आप लेट मी शो विद यू एक्सप्लेन विद यू डायग्राम। अभी देखिए, अपन ने एक बकेट ली, उसमें बहुत सारे सीड्स डाल दिए, उसके ऊपर अपन ने ये पानी भर दिया। आपको दिख रहा है जो शेडेड पार्ट है वो पानी है। अब अपन ने इसमें क्या किया, ये जो सीड्स हैं कुछ टाइम के बाद, पानी डालने के कुछ टाइम बाद, जो ये सीड्स हैं, कुछ सीड्स जैसे कि इसमें ये सीड ऊपर, जो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग गए। तो वो फ्लोट क्यों करने लग गए? क्योंकि वो जो सीड्स हैं वो अंदर से खोखले हैं, खाली है, उनका कोई नीड ही नहीं है, वो ख़राब सीड्स हैं, इसलिए वो फ्लोट होते हैं खाली पे, क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं। और जो ये सीड्स हैं बाकी के बचे हुए, ये सारे सही सीड होते हैं, तो ये पानी के अंदर ही रहते हैं। तो ये होता है सीड्स को सिलेक्ट करने का टाइम, कि मतलब जो सीड्स पानी पे फ्लोट करते हैं वो ख़राब सीड्स होते हैं, और जो नहीं करते हैं वो नहीं होते हैं, मतलब जो नीचे ही रहते हैं वो सही सीड्स होते हैं जिनको फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब अपन पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.1। होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, अब इसमें ये एक्टिविटी आपको दे रखी है। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। एक बीकर लीजिए वैसे ही और उसको पानी से भर दीजिए, फिर उसमें एक व्हीट के सीड्स डाल दिए, उसको हिलाइए और फिर देखिए, are the seeds which float on water, would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. जो अब ये पूछ रहे हैं, अपन ने पढ़ाई, जो सीड्स हैं वो पानी पर फ्लोट करते हैं या फ्लोट ऑन वाटर। तो हाँ, क्या वो सीड्स जो नीचे हैं सिंक्ड है उनसे हल्के हैं या भारी है? वो हल्के क्यों हैं? क्योंकि जो डैमेज सीड होते हैं वो बिकम्स हॉलो, वो हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, तो वो बहुत हल्के होते हैं, इसलिए वो वाटर में फ्लोट करते हैं। ये एक बहुत अच्छा मेथड है सेपरेशन ऑफ गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। ओके, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब सबसे पहले सीड्स को जो सो करने के लिए जो मेथड टूल्स हैं वो है ट्रेडिशनल टूल्स, वही मतलब जो मॉडर्न टूल्स हैं ना उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ट्रेडिशनल टूल्स में ये पूछ रहा है, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। इस सीड्स को ग्रो करने के लिए ट्रेडिशनल टूल होता है जो फनल की शेप का होता है। फनल शेप आपको पता ही होगा। दी सीड्स आर फिल्ड इनटू फनल, जो सीड्स है वो फनल में डाले जाते हैं और फिर 2 और 3 पाइप्स के बाद हेल्प से उन मतलब उन शार्प एंड्स होती है उनके, और वो 2 और 3 पाइप्स के उसमें सीड सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और फिर ये सीड्स को प्लेस कर देते हैं। अभी आपको देखिए ये दे रखा है, एक मिनट जस्ट सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये वही फनल आपको दिख रही है, ये इसका मतलब ये डायग्राम ऐसे एक्सप्लेन हो सकता है आपके द्वारा। ये कुछ इस टाइप से हो सकता है। फनल आपको पता ही है, कुछ इस पैटर्न की होती है, ठीक है, ये ऐसे कुछ शार्प एंड्स होते हैं उनके, ठीक है। अब यहाँ पे ये पाइप जुड़े हुए होते हैं, ये फनल है, फनल से फार्मर ने इसमें सीड्स डाले, फिर ये सीड्स क्या करेंगे, ये पाइप से होते हुए यहाँ पे भी एक शार्प एंड होती है जो सीधा कहाँ करती है, यहाँ पे
सॉइल में करती है, सॉइल की रूट्स में, तो ये सीधा जाके यहाँ पे आती है। इसको अपन ऐसे सॉइल में दबा देते हैं। ओके, इसमें भी ये देखिए जैसा ये फनल है, फिर उसको फार्मर ने दबा रखा है और फिर इसको यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड सीड ड्रिल। आजकल सीड ड्रिल यूज़ होती है। सीड ड्रिल कुछ इस पैटर्न की होती है। आपने इस टाइप का ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर में भी देखा था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले ही पढ़ाया था। ओके, सो ये कुछ इस पैटर्न की होती है। इसमें क्या होता है, जो सीड्स है ना वो यहाँ से डाले जाते हैं इधर से, फिर ये सीड्स यहाँ से जाके इन पाइप्स में जाके, इन पाइप से होते हुए ये जो दे रखा है ना, ये इसमें ग्रो निकल के और नीचे होते हैं। ये सीड ड्रिल जो है वो बहुत अच्छा मेथड है सीड्स को यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे सो करने का। ओके, यही है। Nowadays seed drill is used for sowing with the help of tractors. This shows that seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protected seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. इससे टाइम और लेबर भी बचता है, और ये बर्ड्स इससे जो बर्ड्स हैं वो सीड्स को खा भी नहीं सकती है। अब वो जो पूछता है, there is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grown into seedlings, they were transplanted into the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. मतलब वो जो पूछ रहा है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है, मैंने वहाँ पे देखा था कि जो कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको बैग्स में रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर पहले देती है, क्योंकि कुछ प्लांट्स लाइक पैडी के जो होते हैं वो सबसे पहले नर्सरी में ग्रो होते हैं, ताकि जब वो सीडलिंग्स में ग्रो हो जाते हैं, मतलब थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वो फील्ड में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग द process of taking away the seedlings to the fields is called transplantation. Okay, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, और कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावर प्लांट्स भी नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. इस सीड ड्रिल से क्या होता है? इससे ये होता है कि जो प्लांट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ओवरक्राउडिंग नहीं होती है, जिससे जो प्लांट्स हैं वो उनको सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और पानी मिल पाता है। इससे फ्यू प्लांट में ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका होना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स को निकालना पड़ता है ड्यू टू ओवर क्राउडिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, we will discuss this topic in the next video of this chapter. So yes, thank you, hope you understand the video. मुझे आशा है कि आपने समझा होगा जो मैंने समझाया है, और जो important topics है वो मैंने आपको बताया ही। Let us recall it again. सबसे पहले मैंने पढ़ा था क्रॉप क्या होती है, क्रॉप्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये अपन ने पढ़ा था, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स अपन ने पढ़ा क्या होता है। उसके बाद अपन ने सोइंग पढ़ लिया, सोइंग में ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल पढ़ लिया, ओवर क्राउडिंग पढ़ ली। अब अपन ओवर क्राउडिंग से क्या क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस एंड लर्निंग डे।